जाएगा। और सेलिन्ट्रेट किस में आ जाएगा? तो ये हो जाएगा कौन? हाइड्रा। याद रखिएगा, ये दोनों ही पूछता है कि हाइड्रा किस ग्रुप में आता है, तो सेलिन्ट्रेट ग्रुप में आता है। ठीक है, और कौन आ जाएगा? हाइड्रा के बाद कोरल आ जाएगा। कोरल द्वीप, कोरल रीफ इसी को ना बोलते हैं, परवाल। कोरल मतलब परवाल हो गया। एक होता है ऑरेलिया, ये भी याद रखिएगा। और प्लेंटीहेलमिन्थिस कौन आ जाएगा? फीता कृमि। और नीमेटोडा कौन आ जाएगा? गोल कृमि। याद रखिएगा, गोल कृमि जो होगा वो नीमेटोडा में आ जाएगा, और फीता कृमि किस में आ जाएगा? प्लेंटीहेलमिन्थिस में आ जाएगा। इतना तक याद हो गया ना? चलिए आगे देखिए, तो कौन आंसर हो जाएगा इसका? 1 का 4, 1 4 4 3 1 2, 4 3 1 2, बी ना हो गया? बी हो गया, बी हो गया। आगे देखिए, यहां पर देखिए, एनिलिडा में कौन आ जाएगा? एनिलिडा में आ जाएगा, क्या हो गया? एनिलिडा में कौन आ जाएगा? एनिलिडा में आ जाएगा जोक, केचुआ। ठीक है, और एनिलिडा किसको कहते हैं? इसको में होता है वास्तविक देह गुहा। ठीक है, पहला का कौन हो जाएगा? वास्तविक देह गुहा। ऑर्थोपोडा ग्रुप को क्या हम लोग बोलते हैं? सबसे बड़ा ग्रुप। हाँ, सबसे बड़ा ग्रुप। 2/3 जो हम लोग इस पे जीव जंतु को देख रहे हैं ना, किस ग्रुप में आता है? आर्थोपोडा में आता है। यानी कि जो जंतु जगत का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा संघ। और सबसे छोटा संघ कौन हो जाएगा जंतु जगत का? पॉरीफेरा। ठीक है, कौन हो जाएगा? पॉरीफेरा। और मोलस्का वाला कौन हो जाता है? हाँ, खुला संवहनी तंत्र। मतलब मोलस्का में एक आता है घोंघा, सितुआ, मोती, ये सब आ जाता है। कि मतलब जिसका शरीर पर कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का एक परत होता है। ठीक है, वो अपने मुलायम शरीर को उस कठोर परत में क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग मोलस्का ग्रुप में रखेंगे। और तीसरा है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इससे बहुत पूछता है कि जंतु जगत का वह कौन ऐसा जीव है जिसके शरीर पर कांटा पाया जाता है? तो इकाइनोडर्मेटा क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। जैसे स्टारफिश, स्टारफिश, समुद्री खीरा, समुद्री ऑर्चिन, ये सब जो होता है किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में आता है। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा में आता है। कांटो, त्वचा जो होता है कांटों से क्या होता है? आच्छादित होता है। मतलब उसके त्वचा पर क्या मिलता है? कांटा मिलता है। तो आंसर हो गया ना सही? 1 2 3 4 सीधा सीधी है। अब इसका कौन आंसर हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 2 3 4। आगे देखिए, वास्तविक देह गुहा का मतलब हो गया कि इसका जो एनिलिडा ग्रुप का जो जन जंतु रहता है उसका जो शरीर रहता है खंड में विभाजित होता है। नहीं समझे? जितना वो मुड़ेगा उसका शरीर वहां से ऐसे रहता है। ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, उसको जहां से मुड़ना रहेगा क्या हो जाएगा? ठीक है, देखे ही होंगे आराम से। केचुआ को नहीं देखे हैं? हाँ, यहां भी मिल जाएगा। वर्टिब्रेट फाइलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना। अच्छा, एक चीज बताइए, एक चीज आपसे हम लोग पूछते हैं, मनुष्य जो सांस लेता है किससे लेता है? फेफड़ा से लेता है। फेफड़ा तो नाक तो होता है कि फेफड़े तक पहुंचने का एक रास्ता है। फेफड़े तक पहुंचने का क्या है? एक वे है, एक रास्ता है। लेकिन हम लोग जो सांस लेते हैं किससे लेते हैं?
लंग से लेते हैं। अच्छा, लेकिन यहां पर एक स्टेटमेंट आपको बताते हैं, बताइएगा तो सही है या गलत है। मनुष्य जो सांस लेता है वो केवल फेफड़ा से सांस लेता है। सही है गलत है? आंख से? नाक मुंह का तो कॉमन रास्ता, तो अंदर जाने का हुआ। हम लोग जो है, हम लोग ने, हमने, हाँ हाँ ठीक बताए। मतलब जब बच्चा इम्ब्राइटिक फॉर्म में होता है, गर्भ में पल रहा होता है, तो उस समय भी तो बच्चा जीवित रहता है ना, रहता है ना। वो बच्चा रहता है एक थैली में, क्या रहता है, पैक, मतलब थैली में बंधा हुआ रहता है जिसमें पूरा लिक्विड वगैरह जमा रहता है। तो वो जो सांस लेता है किससे लेता है? तो उस समय उसका हार्ट विकसित, लंग्स विकसित नहीं होता, क्या विकसित होता है? उसको हम लोग गिल्स बोलते हैं, फ्रेंजियल गिल्स बोलते हैं, ग्रसनी गलफड़े होते हैं। तो मनुष्य का, कोई भी मनुष्य, एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा फेज आता है जब उसमें जो लंग्स से ना सांस लेकर किससे लेता है? फ्रेंजियल गिल्स से लेता है, ग्रसनी गलफड़े से लेता है। गर्भ में बच्चा जब हो रहता है तब उसमें तो फिर हार्ट फंक्शन काम करने लगता है ना। उसमें पूरा, जब आप दुनिया में बाहर आते हैं तो आपका सारा सिस्टम क्या रहता है, सही हो जाता है। ठीक है, ये चीज जानते थे कि नहीं जानते थे कि कभी मतलब आदमी भी ग्रिल से भी सांस लेता है? हम बता दिए ना। हम सब खाता है बेचारा, उनके काहे बदनाम किए हैं। हम लोग तो गिल्स निकाल के खाते हैं, उसका गलफड़ा को निकाल के खाते हैं। चलिए ठीक है, देखिए ठीक, क्यों हमको याद आ गया, समझ गए? याद आ गया वर्टिब्रेट के कारण, याद आ गया कि वर्टिब्रेट का ये सब। क्यों नहीं चल रहा? लैब क्यों चल रहा है? नीतीश, लैब देखो तो नहीं चल रहा है का तो हम बोलेंगे तब तुम कहेगा कि बंद हो गया। क्या? ठीक है, ऑनलाइन क्यों नहीं चलेगा? अभी क्यों नहीं चलेगा? रिकॉर्ड कर दीजिए, रिकॉर्ड फिर डाल दीजिएगा, क्योंकि बच्चा सब लोग रात में ना अथी करके फिर सब देखता है, स्पीड बढ़ा करके। वही ना, फिर नहीं तो फिर वही क्वेश्चन हम ले आएंगे, सिंगल सिंगल वाला वन लाइनर क्वेश्चन ले आएंगे। रिकॉर्ड कर दो। अच्छा ठीक, चलिए। कह रहा है नोटोकॉर्ड और प्रोटोकॉर्डेटा वर्ग के जंतुओं का एक लक्षण है। ठीक है, मतलब जो भी वर्टिब्रेट होते हैं, जो भी वर्टिब्रेट होते हैं उसमें क्या पाया जाता है जी? नोटोकॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, ये सही है। वास्तविक मेरुदंड की उपस्थिति वर्टिब्रेट जंतुओं का एक क्या है? भट मेरुदंड क्या होता है? देखिए, नोटोकॉर्ड किसको कहते हैं? जब बच्चा छोटा अवस्था में रहता है ना, तो उसकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेरुदंड बोलते हैं। तो उस समय जो मेरुदंड होता है उसका उतना ज्यादा सॉलिड अवस्था में नहीं होता। किस अवस्था में रहता है? लिक्विड अवस्था में रहता है। और जैसे जैसे बच्चा डेवलपमेंट होते जाता है, उसका जो नोटोकॉर्ड हो जाता है लिक्विड से कैसा हो जाता है? सॉलिड में हो जाता है, ठोस में हो जाता है। ठीक है, तो जो भी वर्टिब्रेट जंतु में हो गए उसमें क्या पाया जाएगा? उसमें मेरुदंड क्या हो जाएगा? उपस्थित होगा। और नोटोकॉर्ड भी क्या होगा? उपस्थित होगा। इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएगा? एक और दो दोनों हो जाएगा। हाँ, रीढ़ की हड्डी ही उसको बोल सकते हैं। अब उसका बहुत सारा कारण हो सकता है उसका नर्वस सिस्टम खराब हो रहा होगा।
चलता उलता है तो कैसे नहीं तो नहीं बता सकते हैं क्या है। अच्छा चलो छोड़िए। कहता है निम्नलिखित कौन सा वर्टिब्रेट कशेरुकी फाइलम के हिस्से होते हैं। देखिए ये बहुत अच्छा चीज आ गया क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है कि सब क्वेश्चन बनाने में मजा आ जाता है जहां हम लोग आप लोगों को बताएंगे। देखिए आप लोग सब जानते हैं कि जो जीव का विकास हुआ है कहां पर हुआ है, सबसे पहले जल में हुआ है। ठीक है, तो जल में जब विकास हुआ है तो उसको हम लोग कौन सा जीव बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मत्स्य, मत्स्य प्राणी। क्या बोलते हैं, जीव, जल में जो जीव रहते हैं उसको हम लोग कौन से एनिमल किंगडम का हाँ उसको हम लोग बोलते हैं पीसेस वर्ग। क्या बोलते हैं, पीसेस वर्ग। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो जब आप पूरा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या हम कहना चाह रहे थे लास्ट में। जब बहुत साल ऐसा हो गया कि जब बहुत सारे जीव जंतु जल में रहने लगे तो लाखों करोड़ों साल के बाद कुछ जो जीव जंतु थे जल से निकालकर कहां पर आ गए, स्थल पे आ गए। यानी कि वो जीव जंतु जल में भी मतलब सरवाइव करने लगे और स्थल पर भी सरवाइव करने लगे। तो उस प्रकार के जीव को एक अलग कैटेगरी का नाम दिया गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उभयचर, एम्फीबियन। क्या उसको हम लोग बोलते हैं, एम्फीबियन, उभयचर। इसको हम लोग बोलते हैं उभयचर। उभयचर वाला प्राणी भी जो जमीन पर चलने लगा मतलब सरवाइव करने लगा था, वो चलने लगा, जैसे जल में था तो तैरने लगा था, लेकिन जब जमीन पर था तो जमीन पर भी ना चलेगा, तो वो कैसा चल रहा था, रेंग कर चल रहा था। ठीक है, क्या चल रहा था, रेंग पर। रेंग कर मतलब वो ऐसा प्राणी जो जल में रहता था और पानी दोनों में रहता था, उसको हम लोग क्या बोल देते थे, उभयचर। और उभयचर वाला ही कोई प्राणी जो सिर्फ जल में जो जो स्थल पर या पृथ्वी पर ही रहता था, वो कैसे करके चलने लगा, रेंग के चलने लगा, तो उसको एक अलग कैटेगरी का नाम दे दिया। उसको क्या नाम दे दिए, उसको हम लोग बोल दिया रेप्टाइल्स वर्ग। क्या नाम दे दिए, रेप्टाइल्स वर्ग। आप बता, अब जैसे जेबरा का घेची या गर्दन इतना लंबा क्यों हो गया, वो सब अपना अपना, जैसे आप लोग भी, हम लोग का पहले क्या था जी, पूंछ था ना, फिर हम लोग का पूंछ क्या हो गया, गायब हो गया। तो कहने का मेरा मतलब हो कि हम लोग अपने समय के अनुसार अनुकूल होते जाते हैं। ठीक है, इस एटमॉस्फेयर के अनुसार क्या होते जाते हैं, अनुकूल होते जाते हैं। हो सकता है कि आने वाला करोड़ों साल के बाद हम लोग का कान ही नहीं रहे, जैसे कान हम लोग को दिखाई दे रहा है ना, सिर्फ हल्का सा होल रहे, तो उसमें आप लोग को आंख ही नहीं रहेगा, तो आंख नहीं रहेगा, वही तो हम बोल रहे हैं आप लोग को। काहे, अब जैसे देख रहे हैं ना कि सबका अलग अलग है। जो रेंगने वाला जीव जंतु था उसका पैर थोड़ा ना था इतना कठोर। ठीक है, फिर क्या हो गया कि रेप्टाइल्स वर्ग जो रेंग के चलता था वो क्या होने लगा, उड़ने का कोशिश किया हवा में, तो एक दिन में थोड़े ना उड़ने लगा होगा। इसके लिए लाख अपने उसका शरीर में परिवर्तन होने के लिए कितना साल, लाखों साल लगा होगा, एक साल दो साल में नहीं। तो इसको हम लोग कौन सा ग्रुप रख दिए, एप्स रख दिए। ठीक है, एप्स जिसको हम लोग बोलते हैं पक्षी वर्ग। क्या बोलते हैं, पक्षी वर्ग। और पक्षी वर्ग जब अपने आप में डेवलप किया, अपने आप को विकसित किया, तो उसको कौन से वर्ग में चला गया, वो मैमल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्तनधारी बोलते हैं। मतलब अभी तक जो एनिमल किंगडम में जो पादप जगत में जो अथी आई है कि उसको बोलते हैं, जो विकास हुआ है, फाइनल विकास हुआ है, कहां तक हुआ है, मैमल्स तक हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्तनधारी का जो विकास हुआ है इसमें से किस वर्ग से हुआ है, दे देगा मत्स्य, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, पक्षी। तो पक्षी वर्ग से ना हुआ है क्योंकि पक्षी वर्ग का ना ऊपर है। ठीक है, ये सीरीज आपको याद रखना है, पहले मत्स्य, फिर उभयचर, फिर सरीसृप, फिर पक्षी, उसके बाद स्तनधारी। ठीक है, फिर बताइए मछली में कितना हृदय होता है, 2 होता है। एम्फीबियन में कितना होता है, 3 होता है। रेप्टाइल्स में कितना हार्ट का चैम्बर होता है, 3 होता है। पक्षी में कितना होता है, 4। और मैमल्स में कितना होता है, 4। देखिए जैसे जैसे पक्षी का विकास होते जा रहा है वैसे वैसे हार्ट चैम्बर क्या हो रहा है, विकास होते जा रहा है। हो सकता है अगला वाला कोई और जो आएगा नाम देगा उसमें 5-6 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला याद हो गया ना, तब यही अगला क्वेश्चन सारा बनेगा। अब देखिए कह रहा है कि पीसेस मतलब मछली
एम्फिबियंस, रेप्टाइल, एप्स, मैमल्स। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर क्या करना है? चुनना है। तो कौन सा वर्टिब्रेट का सर्कोफाइलम के हिस्से हैं? कौन आंसर हो जाएगा इसमें? कैसे? अभी ना हमने बताया था कि वर्टिब्रेट का जो कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ, मैमल्स तक आने में कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले क्या चीज आया था? बतास। उसके बाद क्या हो गया? एम्फीबियन। उसके बाद डेवलपमेंट हुआ तो सरीसृप। सरीसृप का डेवलपमेंट हुआ तो पक्षी। पक्षी का डेवलपमेंट हुआ तो मैमल्स। यानी कि 1 2 3 4 और 5 सभी हो जाएगा। अगला देखिए, इतना प्यास कैसे लग रहा है? देखिए, निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। क्या विचार करना है? कि उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं मत्स्य, उभयचर तथा सरीसृप वर्गों में समान रूप से क्या होती है? नहीं पाई जाती है। इसमें विशेषता बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये अंडे देने वाले जंतु होते हैं। तो अंडा देने वाले जंतु किसमें होते हैं? मत्स्य, सरीसृप या उभयचर? तो ये तो होते ही हैं। ये तीनों में क्या होते हैं? अंडा वाला देने वाले जंतु होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मछली क्या होते हैं? अंडा देते हैं, पानी में रहता है। ठीक है, सांप सरीसृप हो गया तो अंडा देता है। ठीक है, और कौन हो गया? मैमल्स कहां यहां पर दिखा हुआ है? उभयचर न लिखा, स्थलचर न लिखा हुआ है। हाँ, उभयचर में तो हो गया, तो सही ना हो गया। अब फिर हमारा कह रहा है कि बताइए कि ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अब बताइए कोल्ड ब्लडेड किसको कहते हैं? अभी बताइए। हाँ हाँ, वेरी गुड। वैसा जीव जो अपना टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर वातावरण के अनुसार क्या करते हैं? चेंज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं या घटाते हैं। तो इसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। अब जो अपना शरीर का टेम्परेचर नियत रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वार्म ब्लडेड बोलते हैं। तो ठीक है, तो जो जो कोल्ड ब्लडेड होगा वो होगा कौन? मत्स्य वाला भी कोल्ड ब्लडेड होगा। मछली कोल्ड ब्लडेड होता है ना, सांप भी कोल्ड ब्लडेड होता है ना, और सरीसृप रेंगने वाला भी क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड होता है। तो ये भी हमारा कॉमन फैक्टर है, सही है। कहता इनका हार्ट जो होता है कितना कक्षीय होता है? त्रिकक्षीय होता है। अभी हमने बताया था कि पहला सबसे पहले होता है पीसेस, उसके बाद क्या होता है? एम्फीबियन, उसके बाद क्या होता है? रेप्टाइल्स, उसके बाद क्या होता है? एब्स, उसके बाद क्या होता है? मैमल्स। इसमें जो हार्ट चैम्बर होता है 2, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है 4। तो देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिकक्षीय होता है। ठीक है, उभयचर और जो रेंगने वाले होते हैं उसमें कितना कितना होगा? 3 होगा। लेकिन जो मछली में होगा वो कितना होगा? 2 ना हो जाएगा। तो यही ना आंसर हो जाएगा। तक पूछ रहा है नहीं पाई जाती है, तो क्या वाला हो जाएगा? तीसरा ना हो जाएगा। कितना गहराई का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने पहले वो वाला बताया था आपको ये। हाँ, देखते नहीं है जब गुस्सा में होता है तो कितना जल्दी उसका शरीर फैलता है, सब होता है। समझ में आया? ये वाला याद रहेगा ना, तो इधर वाला याद रखिएगा। 2 3 3 4 4 होता है। पूछ रहा है कि स्थायी और स्तनपायी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है जी? विचार करना है। तो पक्षी वाला है और स्तनपायी वाला है, मतलब ऊपर से 2 वाला है। ठीक है, तो इन दोनों में, पक्षी और स्तनपायी में, दोनों में जो चैम्बर होगा, हार्ट चैम्बर कितना होगा? 4 होगा। ठीक है,
अब बताइए, पक्षी और स्तनपायी मैमल्स जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं या वार्म ब्लडेड होते हैं? वार्म ब्लडेड होते हैं। पक्षी वर्ग और स्तनधारी वर्ग अपने शरीर का तापमान नहीं बदलते हैं, ठीक है। और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ओपन होता है या क्लोज होता है? क्लोज होता है। क्या होता है? क्लोज्ड, बंद परिसरण तंत्र पाया जाता है। और जो कोल्ड ब्लडेड जीव होते हैं उसका कैसा होता है? ओपन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ये सब सब क्लास में पढ़ाया हुआ है। कह रहा है ये दोनों वार्म ब्लडेड जीव होते हैं, सही है गलत? सही है। दूसरा कहता है कि इनमें 4 कक्षीय क्या होते हैं? हार्ट पाए जाते हैं, सही है गलत है? सही है। तीसरा, इनमें श्वसन के लिए क्या होते हैं? फेफड़े होते हैं, सही है गलत है? सही है, ठीक है। तो कौन आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग सब जानते होंगे कि जीवों के वैज्ञानिक नाम पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना। क्या विचार करना है? कि इस वैज्ञानिक नाम पद्धति का सबसे पहले किसने? कैरोलस लिनियस द्वारा शुरू किया गया था, सही तो है। कैरोलस लिनियस ने सबसे पहले ही वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था, इसलिए तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं। और किस पुस्तक में? सिस्टेमा नेचर में, ठीक है। इसके अंतर्गत नाम देने के लिए केवल जीन्स एवं स्पीसीज प्रजाति को ही ध्यान में रखा जाता है, ठीक तो है, दोनों सही है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। अगला देखिए, अगला बताइए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? कौन नहीं है उभयचर? मेंढक का छोटा छोटा जो बच्चा होता है उसी को टोड बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं। मेंढक, टोड, सैलामेंडर, दूसरा होता है समुद्री घोड़ा। तो समुद्री घोड़ा होगा ना, जिसको हम लोग हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस जो होता है वो मत्स्य वर्ग में आता है। किस में आता है? मत्स्य वर्ग में आता है, उभयचर में नहीं आता है। लेकिन छोटा छोटा का मतलब क्या, कितना छोटा समझ लिए? उसके बच्चे को हम लोग टोड बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं, वही टोड हो गए। हाँ, फिश है। समुद्री घोड़ा, समुद्री बाघ, समुद्री गाय, हाँ सब मछली में आते हैं। आगे देखिए, विश्मा। सब लोग लगता है ना कि विश्वकर्मा पूजा मनाने में लग गए। ठीक है, तो हम लोग भी मनाएंगे साथ में ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरीसृप, सरीसृप मतलब क्या हो गया? रेंगने वाला। रेंगने वाला इसमें कौन है बताइए? किंग कोबरा कैसे चलेगा? रेंग के ही चलेगा। छिपकिली भी क्या चलेगा? रेंग के ही चलेगा। कछुआ भी कैसा चलता है? रेंग के ही चलता है। और ऑस्ट्रिच मतलब क्या होता है? सुतुर मुर्ग। तो आंसर कौन हो जाएगा? चालाक कितना है, इंग्लिश में लिख दिया ऑस्ट्रिच लेकिन उससे हम लोग भी ज्यादा चालाक हैं। तो कछुआ कैसे चलता है? कछुआ, कछुआ खरगोश की कहानी आप लोग सुने हैं कि नहीं सुने हैं? क्या सुने थे? उड़ता नहीं है, जंप करता है। जंप इतना करता है कि यहां से एक बार जो जंगली जो खरगोश होगा ना, यहां से जंप करेगा तो वहां तक चला जाएगा, काजल कितना दूर चला जाएगा एक बार जंप में। कछुआ जंप नहीं करता है। अच्छा देखिए,
एक चीज आपको कहानी सुनाते हैं आप लोग को, बहुत अच्छा मोटिवेशनल कहानी है। कछुआ खरगोश की कहानी से आप लोग क्या सीखते हैं? जैसे दोनों का क्या गुण है? कछुआ बहुत धीमे धीमे चलता है और खरगोश क्या है? तेज दौड़ता है। तो अपने जीवन में भी ना कछुआ खरगोश से बहुत इंस्पिरेशन लेना चाहिए। हम लोग आप समझते हैं कि हम लोग को बचपन में खरगोश और कछुआ की कहानी क्यों पढ़ने के लिए मिला था, और इस कहानी से अच्छा कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं है आपके लिए। ठीक है, शुरू शुरू बच्चे जब घर से आते हैं तो वो खरगोश की तरह होते हैं। ठीक है, शुरू शुरू घर से आएंगे, शुरू शुरू जब कोचिंग पकड़ेंगे तो वो पूरा पढ़ेंगे 1 महीना तक। जो एनर्जी लेवल शुरू क्लास में रहता है, मतलब शुरू के 10-15 क्लास में, लास्ट क्लास तक उतना एनर्जी नहीं रह पाता है। तो जब रेस लगा कछुआ खरगोश, तो कहानी आपको सुनाते हैं। जब कछुआ और खरगोश में रेस लगा, कछुआ कहानी में जब रेस लगा तो बोला कि कछुआ क्या था, खरगोश क्या सोचा मन में कि तो हम तो घमंड से वो चूर हो गया। क्या चूर हो गया कि हमरा छोड़कर कौन सा रेस जीतेगा। रेस जब स्टार्ट हुआ तो कुछ देर के बाद तो कछुआ तो खरगोश तो बहुत आगे निकल गया। पीछे मुड़ के देखा तो क्या था? कछुआ था नहीं। गर्मी का सीजन था तो सोचा पेड़ के नीचे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं। अब थोड़ा सा हवा चला तो क्या हुआ, नींद आ गया। और कछुआ रेगुलर बेचारा क्या करते रहा, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। उसको उठाना थोड़ा ना जाएगा, उसको तो कंपटीशन जीतना ना है जी। अपना लक्ष्य को प्राप्त कर लिया और क्या हो गया, जीत गया। तो आप पे क्या, इस कहानी को आप पे क्या सीख मिला? कहना यह हुआ कि ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़ाई आप 10-10 घंटा कर लिए और फिर 1 महीना क्या किए, आराम के। नहीं, 2 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, कोई 4 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए। मतलब अपने स्टडी को क्या कीजिए, कंटिन्यू कीजिए। नहीं है कि 1 महीना पढ़ के फिर छोड़ दीजिएगा तो फिर वापस उतना ही चला जाएगा। आपसे कमजोर लड़का जो रहेगा वो रेगुलर पढ़ने के चक्कर में या रेगुलर अपना स्टडी कंटिन्यू करने के चक्कर में वो आपसे आगे निकल जाएगा। क्योंकि आप तो सोचते हैं कि हम तो बहुत पढ़ने में तेज हैं, 10 दिन में तो खत्म ही कर लेंगे लूसेंट। ठीक है, तो इसका कछुआ का कहानी आप लोग इतना ही तक सुने हैं। 4 कहानी है कछुआ का। हाँ, तो इसमें क्या हुआ, जब खरगोश का नींद टूटा तो कहा कि नहीं, एक मौका हमको और मिलना चाहिए। जब तक उसका नींद टूटा, जब तक तो रेस समाप्त हो चुका था। कछुआ क्या हो गया, विनर। कहने का मतलब हो गया कि जब दो साथी पटना में आते हैं, एक साथी पढ़ने में तेज होता है, एक साथी क्या होता है, कमजोर होता है। कमजोर होता तो समझता है कि हम तो पढ़ने में उससे कमजोर है, तो मेहनत क्या करता है, ज्यादा करता है। और जो पढ़ने में तेज है उसको क्या करता है, घमंड में चूर हो जाता है। तो जब रिजल्ट आता है तो कमजोर व्यक्ति का क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, और तेज पढ़ने वाला व्यक्ति को सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तब उसका अहंकार टूटता है, फिर पुनः तैयारी में क्या होता है, जुटता है, कहता कि एक बार फिर रेस होना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार रेस होता है। तो अब जो रेस होता है, हाँ, जैसे अब उससे आगे ना बढ़ेगा, अब उससे थोड़ा ना पीछे जाएगा, तो रास्ता में अब रास्ता थोड़ा चेंज हो जाता है, बीच में पानी दे देता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बीच में पानी दे देता है। अब क्या होता है, क्योंकि अब दोनों का फिर गुण आ गया क्या, कि कछुआ तो पानी अति में स्थल पर बहुत तेजी से चलेगा, पानी में क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा थोड़ा, या तो डूब जाएगा, तैर के किसी तरह पार भी हो सकता है। लेकिन कछुआ के लिए ये जो स्थल है वो क्या हो गया, आसान हो गया, अति मतलब कठिन है। और पानी कछुआ के लिए क्या है, आसान है। कहने का मतलब हो गया कि अगर कोई 2 स्टूडेंट है तो कोई सब्जेक्ट आपका क्या होगा, वीक होगा, और कोई सब्जेक्ट क्या होगा, स्ट्रांग। मतलब कोई दोस्त जो होगा आपका, जो सब्जेक्ट आपका कमजोर हो सकता है, वो हो सकता है दूसरे स्टूडेंट का, दूसरे दोस्त का वो जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, मजबूत होगा। जब रेस चलता है तो फिर कछुआ क्या हो जाता है, जीत जाता है। क्योंकि खरगोश तो पानी में नहीं ना चलेगा, नहीं ना चलेगा, डूब जाएगा। तो आप कैसे, तो फिर खरगोश कहता है कि फिर एक बार रेस लगना चाहिए, 3 बार चलो भाई, 3 चांस में, जो भी ट्राई सीरीज खेलते हैं हम लोग। तो दूसरा कहानी से आप लोग क्या शिक्षा मिला,
अपने कमजोरी को क्या करना है, दूर करना है। अगर खरगोश पानी में भी चलना जानता तो कछुआ से जीत नहीं जाता। तो दूसरा गलती में आप लोग सीखिए कि हमारा क्या कमजोरी हमारे शरीर में है, मतलब हमारे शरीर के अंदर, शरीर में नहीं, पढ़ने में कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर है। ठीक है। तीसरा जब होता है तो कछुआ और खरगोश में क्या हो जाता है, मित्रता हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। अब दोनों साथ में पढ़ाई करता है। जो सब्जेक्ट आपका कमजोर होता है वो आप दोस्त आपको में हेल्प करता है, और जो आपके दोस्त का जो जो क्षेत्र मजबूत होता है, कमजोर होता है, वो उसको आप क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो जब क्या होता है, जब रेस स्टार्ट होता है कछुआ और खरगोश में, तो वही फिर रास्ता चुना जाता है। तो जब जमीन पे रेस होता है तो कछुआ खरगोश के पीठ पे बैठ जाता है। ठीक है। और जब पानी जाता है रास्ता में, तब खरगोश कछुआ के पीठ पर क्या हो जाता है, सवार हो जाता है, और दोनों रेस को क्या करता है, कंप्लीट करता है। और दोनों को क्या किया जाता है, घोषित, विनर घोषित किया जाता है। माने कि आपने दोनों कमजोरियों को क्या कर लिया, वो शेयर कर लिया। तो उसी तरह पढ़ाई में भी होना चाहिए। तो आप समझ में आ गया ना। और बहुत सा इसको में हम 5-7 स्टेटमेंट दे सकते थे आपको, लेकिन उतना लंबा समय नहीं जाना है। तो आपने कमजोरी को समझिए। आगे चलिए, छोड़िए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु क्या है जी, स्तनपायी नहीं है। ठीक है। अब देखिए, डॉल्फिन, व्हेल, मगरमच्छ और सील, कौन होगा इसमें आंसर? सील मछली है। सील जो है, सील जो मछली है, सील है जो अपने आप में करंट उत्पन्न करने वाली मछली है। इसको छुइएगा ना तब बहुत 440 वोल्ट का झटका लगेगा। ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, इसमें मगरमच्छ हो जाएगा आंसर। ठीक है। बाकी डॉल्फिन क्या है, स्तनपायी है। व्हेल क्या है, सील भी क्या है। तो आंसर कौन हो जाएगा, मगरमच्छ। आगे देखिए, हम बीमार क्यों होते हैं। ठीक है। देखिए, 4 गो आपको बीमारी का नाम दिया गया है। ठीक है। अब यहां से बीमारी वाला 2-4 क्वेश्चन आएगा, उसके बाद डाइजेशन वाला आएगा, फिर रेस्पिरेशन वाला आएगा टॉपिक। ठीक है। बहुत अभी अब वो वाला थोड़ा लेंदी वाला खत्म हो गया। प्लांट वाला, एनिमल वाला थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन क्वेश्चन उसी से आता है। ठीक है। और ये सब क्वेश्चन जब आप बनाइएगा ना, तो आपको स्कोर यहां से कहां कर देगा, क्योंकि ये सब स्टूडेंट सब वाला क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। जो पढ़े हैं वही क्वेश्चन बना पाएंगे। सब ये सब क्वेश्चन तो सब बनाएगा। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है, प्रोटोजोअल बीमारी है। तो ये डी का कौन हो जाएगा, ये सब ज्यादा इसमें क्या देना है। डेंगू किससे होता है, वायरस से होता है। किससे होता है, वायरस से होता है। फील पाम किसको बोलते हैं, कृमि से होता है। फील पाम मतलब, हाँ, पैर हाथी पाप जो होता है ना, फाइलेरिया जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है। और एक हो गया पेप्टिक अल्सर। अल्सर बीमारी, इसको अल्सर बोलते हैं। अल्सर किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। आगे देखिए, कौन कौन हो गया तो जी, एक का हो गया 4, एक का 4, एक कैसे दिया हुआ है, अच्छा एक उल्टा किया हुआ है। एक का 4, बी का क्या हो जाएगा, डेंगू का वायरस 1, 4 1 किस में होगा, बी में। 4 1 3 2। आगे देखिए, एंटीबायोटिक। सबसे पहले एंटीबायोटिक किससे बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। कौन सा बनाया जाता है, कवक से बनाया जाता है। सबसे पहले जो एंटीबायोटिक है वो किस कवक से बनाया गया है, पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या है, कवक है। मशरूम क्या है, कवक है। ईस्ट क्या है, कवक है। और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक बनाए थे, कौन बनाए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बनाए थे। ठीक है।
अब देखिए ये क्या कहता है एंटीबायोटिक के बारे में, इतना तो बता दिया एंटीबायोटिक के बारे में। ये कहता है ये समानता बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को क्या करता है, बंद कर देता है। सही या गलत है? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो कोशिका अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या बना लेता है, कोशिका भित्ति बनाता है। क्या बनाता है? कोशिका भित्ति। तो चूंकि हम लोग का जो सेल है, हम लोग के सेल में कोशिका भित्ति बनता है नहीं ना, होता है सेल मेम्ब्रेन ना होता है ना। तो ये एंटीबायोटिक जब आप कोई बीमार होते हैं तो करना कहते हैं नहीं ठीक हो रहा, लगता है एंटीबायोटिक खाना पड़ा पड़ेगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक जब खाते हैं तो जो बैक्टीरिया जो कोशिका भित्ति बनाने का जो रास्ता होता है उसको क्या कर देता है, बंद कर, मतलब उसके बनाने का तरीका को खत्म कर देता है। ठीक है, तो चूंकि हम लोग के सेल में तो कोशिका भित्ति होता नहीं है, तो इस एंटीबायोटिक का प्रभाव हमारे सेल के ऊपर नहीं पड़ता है। तो वही कह रहा है कि ये समानता बैक्टीरिया के महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो सही ना हो गया, गलत नहीं होगा, ये क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा क्या कहता है कि वायरस संक्रमण पर भी क्या होता है, कारगर साबित होता है। कारगर साबित होता है, सही है गलत है? गलत है। ये क्या है, ये गलत है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बैक्टीरियल डिजीज का टीका होता है या वायरस वाला डिजीज का जो टीका होता है, तो बैक्टीरियल डिजीज का टीका बनाना क्या होता है, आसान होता है, और वायरस वाला डिजीज वाला टीका बनाना क्या होता है। हम लोग को जो कोरोना वायरस का जो टीका पड़ा है अभी तक, टीका थोड़ा ना पड़ा है, वो तो बूस्टर लिए हैं, वो तो हाँ, वो तो आपके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या है, वायरस दिया गया है। अभी तक कोरोना का कोई टीका नहीं आया, जैसे पोलियो का टीका आया है ना, उसी तरह हाँ, उसी तरह अभी तक कोरोना का टीका नहीं है। कोरोना का टीका आने में अभी 35-40 मतलब 2035-40 ईस्वी तक आएगा। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा? हाँ, आगे आगे देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन वही सब लड़का बना सकता है जिसको कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। कहता है टीबी क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग वायु द्वारा क्या होता है, संचारित होता है। कहने का मतलब हो गया अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, तो अगर उसके संपर्क में आएंगे तो आप में भी उसका बैक्टीरिया जाने का क्या रहता है, चांसेस रहते हैं। इसीलिए जो टीबी होता है उसका जूठा खाना नहीं खाना चाहिए, वो थूक दिया तो उसको आसपास नहीं रहना चाहिए, मतलब उस व्यक्ति के आसपास रहना ही नहीं चाहिए। उसके द्वारा कोई भी यूज किया हुआ सामान को आपको यूज नहीं करना है। तो पहला क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कहता है हैजा जो होता है वो क्या होता है, दूषित पानी से संचारित होता है। ये भी सही है। जिस एरिया में बाढ़ प्रभावित इलाका एरिया होता है ना, तो जहां बाढ़ आ जाती है ना, तो बाढ़ आने के बाद सबसे ज्यादा कौन सा रोग फैलता है, तो हैजा, कॉलरा, डायरिया ही फैलता है। ठीक है, तो संदूषित पानी पीने से होता है। तीसरा कहता है कि एड्स केवल लैंगिक असुरक्षित मतलब यौन संपर्क स्थापित करने से हो सकता है। गलत है, सही है? गलत है। केवल उससे थोड़ा ना होता है, बहुत तरह से हो सकता है। ठीक है, अगर संक्रमित सुई से भी आप अपना ब्लड चढ़ाते हैं तो भी क्या हो जाएगा, संक्रमित ही हो जाएंगे। अगर संक्रमित ब्लड अपने शरीर में चढ़ाते हैं, डोनेट करते हैं, तो उससे भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। अगर कोई एड्स से संक्रमित मां है और अपने बच्चे को क्या करती है, दूध पिलाती है, तो उस दूध के माध्यम से उस बच्चे में उस पोलियो वायरस, एड्स का वायरस जाने का क्या है, चांसेस बना रहता है। क्या उसमें वायरस उस दूध में आ सकता है। ठीक है। और तीसरा, अगर कोई माँ, गर्भवती माँ अगर एड्स से संबंधित है और उसके बच्चे में भी फिर जो जन्म लेगा उसमें भी एड्स होने की संभावना रहती है। बहुत तरह के एड्स हो सकता है। तो केवल देखिए बहुत सारा ऐसा स्टेटमेंट है ना कि केवल सभी लगा देगा ना, तो स्टेटमेंट 90% गलत ही रहता है। तो ये हमारा केवल वाला क्या हो गया, तो कौन हो जाएगा आंसर? चार नंबर में देखिए क्या कहता है, प्रतिरक्षा तंत्र मतलब एंटीबॉडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है जी, विचार करना। करते हैं विचार, क्या विचार करना है,
कह रहा है HIV संक्रमण में वायरस प्रतिरक्षा तंत्र पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो HIV वायरस वाला रोग है, तो सही तो है कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पे क्या करता है, अटैक करता है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा क्या कहता है कि गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक तो है। हमारा शरीर जो है 24 आवर्स संक्रमित पदार्थों से क्या करता है, लड़ते रहता है। क्या करते रहता है, लड़ते रहता है। अगर कोई गंभीर बीमारी जैसे आपको टीबी हो गया, या आपको क्या होता है, कोई भी मतलब गंभीर बीमारी हो गई, इसका मतलब है कि आपका प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो गया, कमजोर हो गया। तो गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को क्या करते हैं, दर्शाते हैं। सही तो है ये भी स्टेटमेंट। और तीसरा क्या कह रहा है कि टीकाकरण का सामान्य नियम यह है कि शरीर में विशिष्ट संक्रमण प्रविष्ट कराकर प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर सकते हैं, मूर्ख बना सकते हैं। सही है गलत है, ये बताइए। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। इसका कहने का मतलब हो गया ये कि अगर हमारा शरीर कोई ऐसा गंभीर बीमारी से लड़ रहा है जो कभी ना लड़ा हो, जैसे कोरोना था। क्या था, कोरोना था। कोरोना से हमारा शरीर क्या था जी, अनजान था ना, अनजान। तो जब हमारे वो शरीर में प्रवेश किया तो ज्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र था उससे कैसे लड़े उसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं थी, तो कैसे लड़ता। ठीक है। तो इसीलिए जो फर्स्ट बार जब उस तरह का कोई बीमारी आपके शरीर में घुसेगा तो आपको ज्यादा हानि करेगा, और वही दूसरा बार जब घुसेगा तो हमारा शरीर को उसके लड़ने के बारे में क्या है, उसके ताकत और उसके कमजोरी के बारे में पता हो जाता है। ठीक है। तो दूसरे बार में जब इंटर करता है तो उसको बारे में उससे हम अच्छे से लड़ पाते हैं। तो ये वही कह रहा है कि तो फिर हमने क्या किया कोरोना में, कि जो कोरोना से ठीक व्यक्ति हो गया तो अपने आप में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बना लिया ना, तो उस प्लाज्मा को निकालकर, उस एंटीबॉडी को निकालकर हम किसी दूसरे में क्या कर दिए, डाल दिए। तो वो भी हमारा शरीर जब वो इंटर किया तो लड़ने के लिए तो पहले ही से सीख गया था दूसरे व्यक्ति में, तो वो भी सीख गया। वही बोल रहा है कि प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, मूर्ख बनाया जाता है। मूर्ख मतलब हो गया, नहीं समझे इसका स्टेटमेंट का मतलब, डालने से समझ में आ गया कि इस समझ में आया कि हम पहले से भी इस व्यक्ति को हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई आपको मोटिवेशन करे, चलो उसको हम लड़ा देते, उसको हम हरा देंगे, आप लेकिन जान रहे हैं कि वो हमसे क्या है, कमजोर, मतलब कमजोर है, लेकिन पहली बार उससे मिल रहे हैं। लेकिन कोई आपको सपोर्ट कर दिया, तो किसी दूसरे में कोई एंटीबॉडी डाल रहे हैं तो इसका मतलब आपको सपोर्ट कर रहा है ना, ये कहने का मतलब हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगला देखिए, वायरस मानव शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारे क्या करते हैं, मशीनरी का उपयोग करते हैं। सही है, क्योंकि वायरस जो है जब उसको हम लोग बोतल में बंद करके रखते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ठीक है। और जैसे ही कोई सजीव में वायरस प्रवेश करता है तो हमारे सारा, उसके पास कुछ नहीं होता है, हमारा कोशिका से ही वो सारा वर्क करवाने लगता है काम। ठीक है। कुछ अपने पास कुछ तो होता ही नहीं है। तो ये हमारा क्या है, ये सही है। और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की क्या किया था, खोज किया था। ये भी क्या है, सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा, 1 और 2। आगे देखिए, अगला क्या कह रहा है, इधर देखिए, कह रहा है कि हर एक पेड़ पौधे सूरज की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में क्या करते हैं, बदल देते हैं। सही है गलत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फोटोस्थेसिस प्रकाश संश्लेषण करने के लिए CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल चाहिए। ये सब जब मिलता है तो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है ना। तो वही तो ठीक तो है कि हरे पेड़ पौधे सूर्य की किरणों की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या चीज में बदल देते हैं, ग्लूकोज में। जैसे 6CO2 प्लस 12H2O, और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, मतलब ऑक्सीजन और जल बनाता है और ग्लूकोज बनाता है। तो ये हमारा क्या हो गया,
सही तो हो गया। दूसरा कहता है कि बहुत से समुद्री जंतु समुद्री जल में घुले कार्बोनेट से अपना क्या करते हैं, कवच बनाते हैं। सही तो है। घोंघा, सितुआ, मोती जो होता है उसका क्या होता है, उसका जो कवच रहता है कैल्शियम कार्बोनेट से ना बना रहता है। तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो आंसर कौन हो जाएगा, एक और दो दोनों। आगे देखिए, अगला कह रहा है वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है जी, विचार करना है। कह रहा है, क्या कह रहा है कि बहुत वायुमंडल पृथ्वी के औसत तापमान को पूरे वर्ष लगभग क्या रखता है, नियत रखता है। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है, पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में रहता है। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा कह रहा है नियत रखता है, इतना ज्यादा नहीं बढ़ने देता है वो। वायुमंडलीय जलीय भाग द्वारा प्रवर्तित किए जाने वाले विकिरण से क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि स्थल मंडल विकिरण को पूर्णतः क्या कर लेता है, अवशोषित नहीं करता है। स्थल मंडल भी सूर्य से प्राप्त किरणों को पुनः क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो अवशोषित थोड़ा ना करता है, कुछ ना कुछ मात्रा में वो क्या करता है, वो पूर्ण विकृत कर देता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत। कितना छोटा छोटा सब ठीक रहेगा, बीचवा में एक जगह गलती लिख देगा। तो हमारा कौन सा इसका आंसर सही होगा, एक बार A1 हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वायु की गति क्या कहलाता है, पवन का निर्माण। सही तो है। मान लिया कि ये दो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में ज्यादा गर्म हो गया तो इसके आसपास की वायु भी क्या हो जाएगी, ज्यादा गर्म हो जाएगी। ज्यादा गर्म हो गई तो आसपास का गर्म हो गई तो वायु ऊपर ना उठ गई, ऊपर जब उठ गई वायु तो इसके आसपास का क्षेत्र क्या हो गया, खाली हो गया। आसपास का क्षेत्र क्या हो गया, खाली हो गया। यानी कि खाली होने का मतलब निम्न दाब का क्षेत्र बन गया। इधर क्या है, हाई प्रेशर। तो हाई, अब जो इस स्थान को भरने के लिए क्या होगा, हवा किधर चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो यही तो पवन का निर्माण हो गया ना। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा भी क्या हो जाएगा, पहला ना है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि दिन के समय हवा की दिशा किधर की ओर होती है, स्थल से समुद्र की ओर। सही है गलत है, दिन के समय क्या होगा, खुद सोचिए ना भाई, कि मान लिया कि ये स्थल है और इधर ये क्या है, समुद्र है, और यहां पर क्या है, सूरज है। ठीक है, सूरज है। सूरज में क्या होता है कि स्थल पर भी लाइट पड़ रही है और समुद्र पर भी लाइट पड़ रही है ना। तो दोनों ज्यादा कौन गर्म होगा, स्थल ज्यादा गर्म होगा या समुद्र ज्यादा गर्म होगा, स्थल ज्यादा गर्म ना होगा। पानी की मात्रा 3/3 है, ये 1/3 है। ठीक है, तो स्थल ज्यादा गर्म होगा। तो स्थल ज्यादा गर्म होगा तो पृथ्वी के या स्थल के जो आसपास की हवा रहेगी वो गर्म होकर क्या जाएगी, ऊपर उठेगी। तो स्थल पर कैसा दाब क्षेत्र बन जाएगा, निम्न दाब क्षेत्र बन जाएगा। और समुद्र की ओर कैसा है, उच्च दाब है। तो जो हवा चलेगी कैसे चलेगी, समुद्र से स्थल की ओर। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, स्थल से समुद्र की ओर। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया ना। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं समुद्र से जो स्थल को चलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं समुद्री समीर। समुद्री समीर, तो समुद्री समीर कब चलता है, दिन में, और स्थलीय समीर रात में। तो दूसरा क्या हो गया, गलत में हो गया। तीसरा है कि पृथ्वी का घूर्णन हवाओं को क्या करता है, प्रभावित करने वाले कारक है। ये भी क्या है, सही है। तो आंसर कौन हो जाएगा, सी 1 और 3। यहां ध्यान दीजिए, क्या हो गया, थोड़ा सा रेस्ट चाहिए क्या आप लोग का, हा? चले आगे देखिए, क्वेश्चन तो इतना अच्छा है। जब आप अगर यहां से आप वास्तविक में अच्छे रूप से किए होंगे तो जब वहां पर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको लॉलीपॉप लगेगा। ठीक है, हमको तो जैसा लग रहा है। हाँ,
अब हम क्या कहें, वहां पर तो रिकॉर्ड तो हो रहा है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि जलवाष्प के संघनन में धूल कण के छोटे छोटे नाभिकों के रूप में कार्य करते हैं। सही तो है, क्योंकि हमारे वायुमंडल में कण भी है और क्या है, जलवाष्प भी है। तो जब हमारा जो जलवाष्प संघनन होता है, कंडेंसेट होता है, वर्षा किसके कारण होता है, संघनन के कारण ना। तो ये जो जलवाष्प, ये जो धूल कण है, धूल कण के ऊपर ही क्या होता है, जलवाष्प आकर क्या हो जाता है, संघनित होने लगता है, और धूल कण क्या हो जाती है, नाभिक का रूप ले लेती है। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय वर्षा के क्या होते हैं, कैसे, सल्फर के ऑक्साइड ना होता, कार्बन मोनोऑक्साइड CO थोड़े ना होता है। देखिए एक सही दिया है, वो गलत दिया है। NO2 और SO2 जो होता है एसिड रेन के लिए, अम्ल वर्षा के लिए क्या होता है, जिम्मेवार होता है। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, समझे ना। क्या अच्छा, एक बार जैसे ये क्वेश्चन, इसके पीछे वाला क्वेश्चन था ना, इसके पीछे वाला क्वेश्चन था ना, देखिए एक चीज आप बताइए। क्वेश्चन पूछता है कि बिजली के चमकने से, आकाश में जो बिजली चमकता है, कौन सा गैस उत्पन्न होता है। नाइट्रोजन। ठीक है, देखिए होता क्या है, कैसे NO2 बनता है, देख बताते हैं। हमारे वायुमंडल में क्या है जी, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, सब मतलब अधिकतर मेनली रूप से ये तीन गैस पाया जाता है। तब बिजली जब चमकता है तो उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होता है ना, तो बहुत हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर के कारण जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या चीज में चेंज हो जाता है, वो हो जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड में। ठीक है, वो या तो नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। और जब वही नाइट्रस ऑक्साइड जब वर्षा गिरता है ना, तो उसमें वर्षा में घुल के क्या होते हैं, हाँ मतलब उस जल को अम्लीय बना देते हैं। आगे देखिए, ह्यूमस क्या कहता है कि या सड़े गले जीवों को क्या है, अंश है। जैसे पेड़ पौधे या जीव जंतु मर गया तो उसको बैक्टीरिया या फंगस के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अपघटित कर लिया जाता है, और उसको ह्यूमस और मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, जिससे मृदा की संरचना का मुख्य क्या कारण, मतलब मृदा जो बनता है संरचना का, ये भी मुख्य कारण है, ह्यूमस के कारण ही बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। और ये ह्यूमस जो होता है मृदा को क्या बनाता है, सरंध्र बनाता है। ठीक है, मतलब सरंध्र मतलब हल्का। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सही हो गया। तो आंसर कौन हो जाएगा, 1 2 और 3। क्योंकि देखिए कह रहा क्या, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के संबंध में बताना है कि कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीव रूप नाइट्रोजन को क्या चीज में, नाइट्रेट तथा नाइट्राइट्स में क्या करने हैं, बदलने में सक्षम नहीं है। तो कहता कुछ सभी बैक्टीरिया को नहीं, कुछ बैक्टीरिया जो दलहनी पौधे में पाए जाते हैं, राइजोबियम और कौन, एक कौन, एक और कौन है, राइजोबियम और नहीं 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 याद नहीं आ रहा है। ठीक है, राइजोबियम याद रखिए। मतलब 2 बैक्टीरिया है ऐसा कि जो दलहनी पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं, वो नाइट्रोजन के क्या चीज में बदल देते हैं, नाइट्रेट या नाइट्राइट्स के रूप में बदल देते हैं। ठीक है, तो बदलने में सक्षम नहीं है। तो सही है गलत है, सही ना है। कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरा जो भी बैक्टीरिया है उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। सही तो है, सब बैक्टीरिया थोड़े ना है, तो ये सही हो गया। दूसरा कह रहा कि बिजली के चमकने से उत्पन्न उच्च ताप और दाब पर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के क्या चीज में बदल जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल जाते हैं। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है,
सही है, तो कौन हो जाएगा? 1 और 2। 7वां कह रहा है कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल के बारे में बता रहा है कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्लूकोज बनाने में होता है। सही या गलत है? सही या गलत है? सही है, सही तो है कि ग्लूकोज बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में करता ही है, तो ये हमारा सही ना हो गया। और दूसरा कह रहा है कि जीवों द्वारा श्वसन की, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। कह रहा है कि जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया के माध्यम से ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल दिया जाता है। सही है कि गलत है? सही ना है? ठीक है कि जीवों द्वारा श्वसन की क्रिया करके माध्यम से ग्लूकोज को क्या चीज में बदल, जैसे पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो उसमें भी वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं वो किसका, उसका उपयोग किसके रूप में कर लेते हैं? भोजन बनाने में कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो पेड़ पौधे जो है दिन में क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस 12H2O और सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं 612O6, और जल को क्या करते हैं? जल और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को बनाने में ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने में ले रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी हम स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो कौन हो जाएगा? 1 और 2। आगे देखिए, कहा कौन ऐसा है? पीपल का पेड़ फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा करता है, जितना ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है अन्य पेड़ पौधे के मुकाबले। नहीं, तो सीधे पूछता है कि रात में पेड़ पौधे के नजदीक नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात में वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है उस पेड़ के आसपास किसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और चूंकि आप भी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। तो ऑक्सीजन की क्या हो गई? मात्रा कम हो गई ना, तो जिसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है? दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो कहता है दाम धात में इसमें लगता है भूत रहता है जो रात में इसको क्या कर दिया? दबा दिया गला। ठीक है, भूत ही पेड़ है। वहां तो कुछ समझ में नहीं रहा कि उसको क्या क्यों मृत्यु हो गया। ऊपर वाला नहीं बताए? तो एक और दो दोनों होगा ना इसके लिए? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ है, ये वाला हो गया था, दोनों सही था, ये नहीं हुआ था। ये अगर क्वेश्चन बना दीजिएगा आप लोग तो हम जान जाएंगे। आप लोग जानते हैं, हमको पता है। अच्छा, आपका क्या नाम? भूला गया आपका नाम। संध्या। हाँ, संध्या जी बोल रहे हैं दोनों गलत। हाँ, जीव में कोई भी आ जाएगा, जीव मतलब पेड़ पौधे भी जीव ही हो गए। आप केवल दो। पहला सही है, पहला गलत है। अरे अच्छा, देखिए आप ही खुद सोचिए, फोटोसिंथेसिस का क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है, मतलब क्या इक्वेशन है? 6CO2
प्लस 12H2O किसकी उपस्थिति में जी? सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में क्या बनाता है? C6H12O6 और बाहर क्या निकालता है? जल और ऑक्सीजन, मतलब 6H2O और 6O2। ठीक है, अब ये पहला क्या कर रहा है? कह रहा है पहला कि वायुमंडल में, ध्यान दीजिए क्या है, वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया है जिससे वो लौटती है। किसके द्वारा लौटती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा लौटती है। तो जब प्रकाश संश्लेषण कर लिए तो हमारा ये क्या हो गया? CO2 के हम लोग क्या किए? यूज कर लिए और वापस हमारा क्या इसमें ले आए? ऑक्सीजन ले आए। तो ऑक्सीजन लौटाने की प्रक्रिया सही तो है ना? ये नहीं समझे? समझे नहीं समझे? कह रहा है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन केवल एक ही ऐसी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण है, जिसके माध्यम से ऑक्सीजन पुनः हमारे वायुमंडल में आता है। और कौन प्रक्रिया जिसके कारण ऑक्सीजन बाहर आ सकता है? अगर पेड़ पौधा समाप्त कर दिया जाए तो ऑक्सीजन रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो सही हुआ गलत हुआ? तब ये नहीं जानते थे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका नॉलेज और मतलब दूर तक सोचिएगा। एनसीईआरटी बनाने में यही होता है, सोचना है। दूसरा क्या कह रहा है कि अच्छा, दूसरा क्या, दूसरा सही है गलत है? कैसे गलत है, कैसे सही है? कहता है सभी जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है। देखिए, हमने पहले ही बताया था, श्वसन में बताया था कि श्वसन कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है। देखिए, सब बताया हुआ है। एक को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन, एक को बोलते हैं अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन उसको कहते हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन में 2 तरह का होता है। एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, एक होता है ऑक्सीजन की कम अनुपस्थिति में। तो यहां पर लिख रहा है कि जीवों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन एक अनिवार्य तत्व है, सभी जीवों के लिए। तो सभी जीवों के लिए नहीं, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो जो श्वसन करते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जैसे दूध से दही बनना, अल्कोहल का निर्माण होना, ब्रेड का निर्माण होना, ये सब बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन विधि। फर्मेंटेशन विधि में ऑक्सीजन क्या, वो बैक्टीरिया क्या करता है या कवक क्या करता है कि उसमें जो श्वसन करता है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ही कर लेता है। तो दूसरा क्या हो गया? आप बताइए आप। हाँ, तो आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें बताइए? पहला सही होगा सिर्फ। दूसरा में हमको लगा कि फंस सकते, लेकिन पहला में हमको विश्वास नहीं था कि आप लोग उसमें आप लोग उलझ जाइएगा। अच्छा, कितना और बच रहा है? चलिए आगे देखिए, अभी है 8-10 क्वेश्चन है, टाइम है। आगे देखिए, कह रहा है ओजोन के बारे में। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, कहता है यह एक ऐसी गैस है, विषैली गैस है। सही है ये। इसका स्मेल कैसा आता है? सड़े हुए मछली की अंडा, सड़े हुए मछली की जैसा। ठीक है, सड़े ओजोन गैस का जो स्मेल होता है सड़े हुए मछली के जैसा होता है। दूसरा दूसरा कहता है कि यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके पृथ्वी से लौटने वाले विकिरणों के लिए एक क्या बनाता है? अभेद परत बनाता है। सही है गलत है? अभी बताइए।
अब ये तो धीरे धीरे तोड़ ना देता है। जितना ज्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज कीजिएगा उतना ज्यादा हमारा ओजोन लेयर क्या होगा, टूटते जाएगा टूटते जाएगा। अब ये थोड़ा ना बनाएगा, ठीक है। तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया, मतलब कहने का मतलब हो गया कि जितना सीएफसी गैस O3 के पास आएगा उतना O3 क्या चीज में बदल जाएगा, ये ऑक्सीजन में बदल, मतलब O3 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर होते चला जाएगा। इसकी परत क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो जिसके कारण ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। और यह सूर्य से आने वाले हानिकारक विकिरणों को क्या करती है, अवशोषण कर लेती है। तो ये क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट किरणें को पृथ्वी से आने पर क्या करती है, रोकती है। और ज्यादा सीएफसी जब O3 ये ओजोन गैस पर पहुंचेगा तो ये लेयर क्या हो जाएगा, कमजोर ना हो जाएगा। तो सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट विकिरणों को ये रोक पाएगी, सीधे कहां पर आ जाएगी, पृथ्वी पे आ जाएगी। तो पहला कौन हो जाएगा, कौन आंसर हो जाएगा, 1 और 3। पहला सही ना है, क्या एक विषैली गैस है, सही ना है, दूसरा ना गलत है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि चावल है, मूंग है और मूंगफली है, ठीक है। चावल में क्या मिलता है जी, कार्बोहाइड्रेट, सही है गलत। मूंग में क्या मिलता है, प्रोटीन, सही है गलत। मूंगफली में क्या मिलता है, फैट, सही है गलत। तो आंसर कौन हो जाएगा, आसान क्वेश्चन में आएगा। लेकिन हमको तो लगता है कि आप देखिए, कह रहा कौन सा चारा फसल का मतलब पशुओं को खाने वाला, ठीक है। बरसिम घास, बरसिम घास आप लोग उगाते हैं ना गाय और भैंसों को खाने के लिए, तो बरसिम घास होगा। जई भी क्या करते हैं, जई घोड़ा खाता है ना, तो ये भी हो जाएगा। सुडहान घास ये भी है खाने वाला, तो कौन हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा युग्म रबी, रबो लिख दिया है, रवि रवि यही लिखा है, इसका क्या नाम है, नहीं नहीं ये नहीं लिखा बेचारा, ये तो ठीक लिखा था। युग्म रबी और खरीफ फसल का क्या है, युग्म नहीं है। अच्छा बताइए, रबी फसल में कौन कौन आ जाएगा, गेहूं, याद रखिएगा, सरसों, चना, मसूर, मटर, हाँ ये सब जो हो गया क्या चीज में आ जाएगा, रबी फसल में, ठीक है। सरसों इसमें आएगा, हाँ। खरीफ जो आएगा किसमें आएगा, इसमें आ जाएगा, कौन, धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, ये सब जो है किसमें आ जाएगा, खरीफ फसल में आ जाएगा। धान, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, ठीक है। हाँ, गेहूं, सरसों, चना, मसूर, मटर किसमें आ जाएगा, रबी में। धान, मक्का, अरहर किसमें आ जाएगा, खरीफ फसल में। आप कहता है कि रबी और खरीफ का क्या बनाना है, पेयर बनाना है, तो गेहूं रबी आ जाएगा और धान क्या आ जाएगा, सही तो है। उड़द और सोयाबीन किसमें आ जाएगा, देखिए उड़द और सोयाबीन किसमें आ जाएगा, उड़द और सोयाबीन आ जाएगा खरीफ में आ जाएगा, ये आ जाएगा खरीफ में, ठीक है। सरसों और अरहर किसमें आ जाएगा, रबी में। अलसी और मक्का किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा खरीफ में। आंसर कौन हो जाएगा, युग्म नहीं ना है, तो ये तो युग्म है, ये है उड़द और सोयाबीन, आंसर हो जाएगा इसका। हाँ एक एक है। हाँ। आगे देखिए, पौधों को देखना देखिए, पौधों खत्म कैसे हो जाएगा,
कितना नंबर था क्वेश्चन? दो सौ दस। चलिए, क्या कर रहा है? क्या हो गया जी? कह रहा है कौन सा युग्म, ये तो होंगे भालो। आगे देखिए, कह रहा है पौधों को पोषक, एक मिनट, हेलो। हम्म। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है पौधों को पोषक हवा, पानी तथा मिट्टी से क्या होता है? प्राप्त होता है। इन पोषक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे क्या होता है? विचार करना। यहां ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पौधों को जो बृहद पोषक होता है वो कहां से मिलता है? जल से होती है। सही है गलत है? ध्यान दीजिएगा, पौधों को 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितना तत्वों की? 16 तरह के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिसमें जो छह पोषक तत्व होते हैं, छह पोषक तत्व होते हैं, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं बृहद पोषक तत्व। कौन कौन सा? पहला को बोलते हैं हम लोग नाइट्रोजन, दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम, सॉरी फास्फोरस। दूसरा को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेशियम। तीसरा में क्या होता है? कैल्शियम। चौथा में क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है, चौथा में होता है मैग्नीशियम। और कौन होता है? एक होता है सल्फर। एक कौन होता है? सल्फर। ये छह चीज 1 2 3 4 5 6, और ये सब कहां से मिलते हैं? ये सब सारे मिलते हैं मिट्टी से। कहां से मिलते हैं? मिट्टी से। तो पौधों को बृहद पोषक तत्व जल से प्राप्ति ना होकर कहां से होती है? मृदा से। और 16 तरह के पोषक तत्व पौधों के जरूरी होता है, जिसमें 6 तत्व को हम लोग बोलते हैं बृहद पोषक तत्व। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, दूसरा पहला गलत ना हो गया। दूसरा हो गया पोषक के रूप में पौधे कार्बन तथा ऑक्सीजन कहां से प्राप्त करते हैं? वायु से करते हैं। तो दूसरा हमारा सही ना हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन कहां से कराते हैं? तो आंसर विचार कीजिए क्या है? सही है तो केवल दो ना हो गया, पहला तो गलती हो गया। ठीक है, तो आंसर कौन हो जाएगा? केवल दो हो जाएगा, केवल दो हो जाएगा। आगे देखिए, कहता खाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। कहता खाद जो होता है रेतीली मिट्टी के जल धारण क्षमता को क्या करती है? घटाती है नहीं, क्या कर देती है? वो बढ़ाती है। क्या करती है? और चिकनी मिट्टी के जल धारण क्षमता क्या करती है? उल्टा हो गया है, घटाती है। तो ये गलत ना हो गया। वर्मी कंपोस्ट एक खाद है जो केचुओं की सहायता से क्या किया जाता है? तो ये हमारा क्या हो गया? सही है। हरी खाद फसल उगने से पहले खेतों में क्या किया जाता है? उगाई की जाती है, और बाद में उस पर हल चलाकर खेती की मिट्टी में क्या कर दिया जाता है? मिला दिया जाता है। सही तो है। जिस खेत में आप किसका प्रयोग करते हैं? जिस खेत में आप मूंग का उपयोग करते हैं, मूंग फसल देखे हैं ना, ये होता है कब? धान से पहले के फसल होता है। तो किसान लोग क्या करता है कि मूंग का पौधा जो लगा देता है, क्योंकि दलहनी पौधे के जड़ों में क्या पाए जाते हैं? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया, जो मिट्टी में किसकी मात्रा को बढ़ाते हैं? नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो क्या होता है कि मूंग हो गया, ढैंचा हो गया, ये सब, पटसन हो गया, हाँ पटसन हो गया, ये सब क्या होता है कि खेत में लगा दीजिए, और जब बरसात हो तो उसको उसी में क्या कर दीजिए?
खेतों में ही छोड़ दीजिए, तो वो पानी में सड़ गल के क्या बना देगा, खाद बना देगा। ठीक है, तो देखते हो कि जिस खेत में मूंग का पौधा होगा उसमें धान की फसल क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, उसमें ज्यादा खाद देने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हमारा क्या है, सही है। आपको अभी तक हम लोग आपको खेती करने के लिए सिखा रहे हैं, आप पशुपालन करने के लिए सिखाएंगे। देखिए आगे आगे है इसमें, कार्बनिक खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में क्या है, सही बताना है। इसमें रासायनिक उर्वरक का उपयोग क्या होता है, काम या बिल्कुल ही नहीं होता। सही तो है। कार्बनिक खेती जिसको जैविक खेती बोलते हैं, केचुआ की मदद से पेड़ पौधों को गला के करते हैं, इसमें रासायनिक उपयोग का क्या होता है, अपेक्षित है। सही या गलत है। और इसमें रासायनिक उर्वरक जैविक खाद का उपयोग हेतु 50% का अनुपात क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो सही ना इसमें चुनाव करना है, तो पहला कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। हो गया, बस खत्म ही हो गया। मतलब ये वाला टॉपिक खत्म होने वाला है। कह रहा कि अनाज भंडारण, जब किसान अपना अनाज का कटाई कर लेता है और अपने घर में स्टोर करता है, तो किसका प्रयोग करता है जी, तो उसमें हल्दी करता है और नीम का पत्ती का करता है। 3 चीज का करता है, ये 2 चीज का करता है, हल्दी और नीम के पत्ती। तो कौन आंसर हो जाएगा, 1 और 2। और नील हरित शैवाल खेतों में डाला जाता है, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देखिए, यह ध्यान दीजिएगा, मिश्रित फसल, एक होता है अंतरा फसलीकरण, एक होता है फसल चक्र। मिश्रित फसल क्या होता है कि 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को क्या करना, एक साथ खेतों में उगाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित फसल। जैसे गेहूं जब हम लोग लगाते हैं तो सरसों लगाते हैं ना, इसलिए लगाते हैं 2 फसल कि कोई एक फसल नष्ट हो गया तो दूसरा फसल हमें क्या होगा, मतलब हमें खेतों मतलब उसका हानि कम होगा किसान का, उसी को हम लोग बोलते हैं मिश्रित फसल। एक के साथ 2 फसल करना। एक होता है अंतरा फसलीकरण, मतलब 2 फसलों में अंतर। नहीं समझे, जैसे क्या देखिए, 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को एक ही साथ खेत में क्या करना है, उगाना है। इसको हम उगा सकते हैं किसके किसके साथ उगा सकते हैं, तो इसको हम लोग उगा सकते हैं मक्का के साथ सोयाबीन। मक्का क्या होता है, बड़ा बड़ा होता है, और सोयाबीन क्या होता है, छोटा होता है। तो दोनों फसल हो गया ना, अब दोनों का पैटर्न अलग अलग हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं अंतरा फसलीकरण। और फसल चक्र क्या होता है, फसल चक्र होता है कि हम लोग फसल चक्र में क्या होता है कि हम लोग फसल को, एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में उगाइएगा तो उसका जो उत्पादन क्षमता होता है क्या होता है, घट जाता है। तो हम लोग को खेतों में फसल को मतलब बदल बदल के उपजाना चाहिए। जैसे अगर कोई खेत है, वहां पर अगर 2 साल हम गेहूं का या धान का कर लिए हैं, तो तीसरा साल उसमें मक्का लगा दीजिए। ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइकिल। तो किसी खेत में पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को क्या करना, उगाना। तो इसमें तीनों क्या है हमारा, तीनों आंसर सही है। कह रहे ना कि आपको खेती करने के लिए सिखा रहे हैं, अगला में आपको पशुपालन सिखाएंगे। सही में छोड़ दीजिए, बहुत बोलना जा रहे हैं। कितना कितना स्लाइड हो गया है, अच्छा अगला में खत्म हो जाएगा। 222 क्वेश्चन इसको नहीं कहिए, 222 गुने 5 5 करिए कर भाई। मतलब एक क्वेश्चन में 3-4 स्टेटमेंट है, समझे, वो सब क्वेश्चन ही है ना। वो 1000 क्वेश्चन से ऊपर बायोलॉजी में आप पढ़ लिए। हाँ, चैप्टर बाय चैप्टर भी हो गया। अभी इसमें बहुत अच्छा अच्छा चैप्टर आने वाला बाकी है सब। ठीक है, लेंदी चैप्टर खत्म हो गया, सब आसान आसान चैप्टर आएगा। हाँ क्या, मेरा अब 4 बजे से क्लास होगा। टाइम देख रहे थे।